कि आपकी हर मुसीबत की परेशानी का जड़ जो है वो हम इल्म से और एजुकेशन से ही हासिल कर सकते हैं। और क्यों आईएनआईज इम्पॉर्टेंट हैं, आप उसकी भी वजह को समझें। अब 169 INITs की अगर आप बात करें तो तकरीबन 6000 बच्चे हर साल ट्रेंड होकर वहाँ से निकलते हैं। या हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे अपना जानने वाला कोई बहुत ही अच्छी पोस्ट पे या कहीं बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको नहीं मिलेगा और आपका कोई काम नहीं होगा। तो दिस इज़ द पावर ऑफ INIs। आज की महफिल तो दो वजहों से आज आप सबको दावत दी गई है कि पहली जो कि ग्रेविटी अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने रेजिडेंशियल कैंपस की शुरुआत कर रहा है, जो कि डे बोर्डिंग की शक्ल में आज तक लखनऊ में चल रहा था, और दोनों ही कैंपस बॉयज़ एंड गर्ल्स के लोग शुरू कर रहे हैं। तो मैं अशफाक भाई को इसकी पहले बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और दूसरा ये कि जो ग्रेविटी का काम है बेसिकली कि वो ना सिर्फ नीट में उनके अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में सिलेक्शंस होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से IITs में उनके सिलेक्शन है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो आज का जो मौजू है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ INIs, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। तो जब मैं दावत दे रहा था इस प्रोग्राम के लिए सभी हजरात को और एक मौजू को जो इसके आज के टॉपिक को उनको भेजा गया, तो ज़्यादातर लोगों का ये सवाल था कि भाई ये INIs क्या है, ये टॉपिक क्या है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पॉर्टेंस क्या है। तो पहली बात तो इससे ये इल्म होता है कि जो आप हजरात हैं, जो कि आप मैं कम से कम कह सकता हूँ कि जो एक एजुकेटेड क्लास यहाँ पे बैठा हुआ है, तो टॉप ऑफ द अपना कम्युनिटी का क्रीमी लेयर हम बोल सकते हैं, अगर वो नहीं वाकिफ़ है INIs से, तो आप सोचिए कि हमारी कम्युनिटी के बाकी लोग किस तरीके से वाकिफ़ होंगे कि INIs हैं क्या। तो मैं थोड़ा सा वक्त आपका मुख्तसर सा वक्त लूँगा और इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालूँगा ताकि आप लोगों को कम से कम ये इल्म हो सके कि आखिर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस क्या है, किन इंस्टीट्यूट्स को हम कहते हैं, क्या उनकी अहमियत है और किस तरीके से मुल्क की तरक्की में उनका रोल है और किन किन इंस्टीट्यूट्स को उसमें शामिल किया गया है। एजुकेशन कैन चेंज योर लाइफ। कम से कम अब आज़ादी के 70 सालों में आप कहें या कोई भी वक्फा आप जोड़ना चाहें कि 70 साल के बाद कम से कम हमें इतना हमारी कम्युनिटी में तो आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आ गई है कि हर शख्स निचले पायदान पे भी खड़ा हुआ हर शख्स इस बात से तो मुत्तफ़िक़ है कि अगर हमारी सूरत बदल सकती है तो वो एजुकेशन से बदल सकती है। ये बेसिक चीज़ अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो नीचे भी एकदम नीचे पायदान पे भी है, जो एकदम गरीब तबके का ताल्लुक़ रखता है, जो खुद नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन वो भी कम से कम इस बात की अहमियत को समझ रहा है कि आपकी हर मुसीबत की परेशानी का जड़ जो है वो हम इल्म से और एजुकेशन से ही हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ये चीज़ लोगों को समझाने में इतना वक्त लगा है, लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई हम किस तरीके से किन इंस्टीट्यूट्स को चूज़ करें। क्योंकि एक बेसिक सा लोगों को ख्याल है कि भाई आप साइंस पढ़ लीजिए तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, कॉमर्स पढ़ लीजिए तो अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, और अगर आर्ट्स आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कहीं टीचर की नौकरी लग जाए या आप अपनी अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके मुबालगा अगर साइंस में भी आ जाएँ तो भाई कि बायोलॉजी ले लेंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे और मैथ्स ले लेंगे तो आप इंजीनियर बन जाएंगे। एक ये मोटा मोटा लोगों को ख्याल होता है और हम उसी पैटर्न पे एकदम चलते चले जाते हैं। लेकिन ऐसी बहुत से इदारे हैं, ऐसे बहुत सी इंस्टीट्यूट्स हैं कि जो वाकई स्पेसिफिकली इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम लीडर्स को पैदा कर सकें। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, जैसे कि मैंने आप सबसे जिक्र किया कि बड़ी तादाद में लोगों को पता ही नहीं है कि हैं क्या। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको रिकॉग्निशन दी गई है, इनको ग्रांट्स दिए गए हैं और वो भी थ्रू द पार्लियामेंट्री एक्ट इनको ये पावर्स दिए गए हैं। और अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस इज एन इंस्टीट्यूशंस दैट सर्व एज अ पिवटल प्लेयर in developing highly skilled personnel within the specified region of the country or state। ये आपके संविधान के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर ये इसकी डिफिनेशन दी गई है कि हाईली स्किल्ड ट्रेंड लीडर्स को हम किस तरीके से पैदा करेंगे। और ये 1961 में जो आपका IIT एक्ट था उसमें डिफिनेशन दी गई है। ये कोई नया टर्म नहीं है जो अभी डेवलप हुआ है और हमको नहीं पता है। इन 1961 में जब IIT दिल्ली की इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था तो IIT
एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ और उसमें ये डेफिनेशन दी गई और आईआईटीज़ को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल का दर्जा दिया गया। उस वक्त तक 5 आईआईटीज़ इंडिया में खुल चुके थे और उनके लिए अलग बजटिंग उन सारी चीज़ों की को मुकर्रर किया गया। और उससे क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको आगे इस पर बताता हूँ कि किस तरीके से ये बाकी इंस्टीट्यूट को से जुदा होते हैं आईएनआईज़। So they hold the autonomy to enhance efficiency, quality and accountability first. कि ऑटोनोमस बॉडी है, खुद मुख्तार है अपने आप में, बहुत सा डिसीजन वो खुद ले सकती है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़े लेवल पे इनकी फंडिंग्स होती है, बहुत बड़े लेवल पे इनको पैसा दिया जाता है इन कंपेरेटिव टू, अगर आप कंपैरिजन करेंगे दूसरे इंस्टीट्यूट के मुकाबले तो इनके एक बहुत बड़ी तादाद में इनको पैसा दिया जाता है। कितना दिया जाता है वो भी मैं भी आपको अगली स्लाइड में पेश करूँगा। दूसरा क्या है कि दे हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इम्पार्टेड एंड इम्प्रूव्ड रिसर्च फैसिलिटीज, फास्टर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज एंड मिनिमल इंटरफेरेंस फ्रॉम द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। ये एक बहुत बड़ी खासियत है जो इनको अपने आप में खुद मुख्तार बनाता है। इंटरफेरेंस कम होता है तो बेहतर है कि बेहतर रिजल्ट देते हैं ये लोग। और दूसरी चीज़ है कि सच इंस्टीट्यूशंस might be able to provide more scholarships to the students। कि बहुत से ऐसे मिनिमम फीस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, शानदार है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है और फीस हमेशा आपको इनमें मिनिमम मिलेगी जितने भी आईएनआईज़ हैं। तो मोस्टली अगर आप देखें तो कि स्कॉलरशिप पे ही बच्चे पढ़ते हैं। एंड दे हैव मोर फैसिलिटीज़। अगर फैसिलिटीज़ की बात मैं करूँ कि अगर आप आईआईटी कानपुर की बात करते हैं तो आईआईटी कानपुर का करीब 750 और 800 एकड़ के आसपास का कैंपस है। 800 एकड़ के कैंपस में आप सोच लीजिए कि वहाँ पे एक एयरफील्ड भी है और वहाँ पे एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। तो आप बजट सोच लीजिए किस लेवल का बजट गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। और अगर कोई आईआईटी कानपुर का बच्चा है जो पायलट की ट्रेनिंग लिए हुए है या वहाँ पे भी पायलट की ट्रेनिंग ले सकता है या ट्रेन हो गया है, तो आप यकीन जानिए सिर्फ आज के वक्त में 2022 और 23 के मैं बता रहा हूँ तो 400 रुपये में उनको पर फ्लाइट शेड्यूल मिलती है कि एक फ़्लाइट लेने के लिए उनको सिर्फ 400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट जो कि आईएनआईज़ के बच्चे होते हैं। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ लिए, सोचिए कि उनका बजटिंग क्या होता है और उनका ग्रूमिंग क्या होती है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपिंग क्या होती है। तो जब ये लोग निकल के बाहर कहीं जाते हैं तो अपना एक इम्पैक्ट प्रेजेंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर रजिस्टर्ड हैं इंडिया में, उसमें करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं 1113 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 43,796 कॉलेज रजिस्टर्ड हैं। एंड जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन से अगर उनकी बात करें तो 11,296 इंस्टीट्यूशन हैं जो स्टैंड अलोन हैं, यानी कि करीब 56,205 कॉलेज रजिस्टर्ड हैं। ये जुलाई 2023 तक का डेटा है। अब उसमें आप अगर देखेंगे तो 169 आउट ऑफ विच 169 आर आईएनआईज़, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं इस मुल्क में, और 6 ऐसे हैं जिनको अगले साल तक इसमें शामिल कर लिया जाएगा और इन वेटिंग। बजट की अगर आप बात करें कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पैसा कितना खर्च करती है तो ये 52% बजट खर्च करती है इन 169 आईएनआईज़ पे, और बाकी का 48% फंड्स खर्च करती है गवर्नमेंट बाकी बचे हुए जितने इंस्टीट्यूशन से। आप सोच लीजिए 55,000 इंस्टीट्यूशन में 169 पे बजट का 52% जाता है और बाकी इंस्टीट्यूशंस पे 48%, यानी कि 0.3%, आधा परसेंट से भी कम इंस्टीट्यूशन पे आधे से ज़्यादा बजट खर्च होता है। तो इसी से आपको उसकी अहमियत को समझना चाहिए कि उसकी आखिर अहमियत क्या है। पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो अभी जब मैं रिज़ल्ट देख रहा था आईआईटी का, शौक भाई का माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही शानदार रिज़ल्ट दिया है इस साल। 268 आउट ऑफ 268 सिलेक्शन आईआईटी एंड एनआईटी ट्रिपल आईटीज़ में इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दिए हैं इस बार ग्रेविटी ने। तो आई वॉज अमेज्ड टू सी सच अ ग्रेट रिज़ल्ट। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अपनी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन क्या है, तो बमुश्किल 5-7 लोग उसमें हैं। तो उसका वजह पूछी गई भाई कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि भाई जब तक रॉ ही नहीं मिलेगा, जब तक लोग आएंगे नहीं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। आपके पास लाख बेहतर फैसिलिटीज़ हों, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सब आईआईटीएंस हैं, लेकिन जब तक आपके पास बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे, उस फील्ड में नहीं आएंगे, तो हम कैसे उनका सिलेक्शन करा सकते हैं।
तो आज सबको दावत देने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि कम से कम इसकी इम्पोर्टेंस को हम समझें, और क्यों आयनाइज इम्पॉर्टेंट हैं आप उसकी भी वजह को समझें। और इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जो आपको आपके खित्ते के तमाम मुल्कों से जुदा करते हैं, और आपके खित्ते के तमाम मुल्कों से आप जो आगे निकले हुए उसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि 1960s में या 1951 से इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए थे। एंड as we say, as of July 2023 there are 169 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, एंड ये सभी पार्लियामेंट के वेरियस एक्ट के थ्रू इनको ऑटोनॉमिटी दी गई है और इनको पावर्स दिए गए हैं। इसमें एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर में है, 23 IITs हैं, एवरीबडी नोज अबाउट द IITs, 20 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स हैं, वो भी आयनाइज में है, 21 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIMs हैं, 31 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, एंड 25 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज जिसको हम की IIIT के नाम से मुखातिब करते हैं। उसके अलावा 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर्स यानी कि IISER ये हैं, 7 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिनको हम की निपर कहते हैं, 5 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइंस हैं NIDs, 3 स्कूल्स ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हैं स्पास, एंड 2 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी पे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के जो हैं जिनको हम निफ्टेम्स बोलते हैं। 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें ऐड हैं, और 4 मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें हैं, 13 अदर स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट हैं। इन सब की लिस्ट आप देखेंगे, कहीं भी आप गूगल पर डालिएगा आयनाइज की लिस्ट, उसको आपको हर चीज़ इंटरनेट पर मौजूद है, सारी लिस्ट, कौन सा कॉलेज कहाँ पे है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें आपको, क्योंकि उसकी तफसील में डालता तो वक्त ज़्यादा लगता है, तो आप उस पर उसको गौर कर सकते हैं। एंड द इम्पैक्ट ऑफ स्टडिंग इन आयनाइज, क्यों आखिर हम अपने बच्चों को आयनाइज में भेजें? वही बीटेक तो यहाँ पे भी होता है, किसी भी कॉलेज में करा लें, वही बीटेक IIT डिग्री देगी, तो क्यों आखिर हम इतनी मेहनत करवाएं बच्चे से? तो जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट का जो बजट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और प्लस कि किस तरीके से उनको ट्रेन किया जाए, इसी इरादे से गवर्नमेंट ने INIs का इस्टेब्लिशमेंट किया था कि हम फ्यूचर लीडर्स इंशाल्लाह वहाँ से पैदा करेंगे। और 169 INITs की अगर आप बात करें तो तकरीबन 6000 बच्चे हर साल ट्रेंड होकर वहाँ से निकलते हैं। हमारा उसमें रोल क्या है, कितने हमारे उसमें बच्चे निकलते हैं, हम खुद अपना मुहासबा कर सकते हैं। अब वक्त यह है कि कैसे हम अपने लोगों का इसमें रोल बढ़ाएं, कैसे हम कोशिश करें कि हमारे बच्चे भी उसमें ज़्यादा सेलेक्ट हों। अब यकीन जानिए कि अगर एक 180 के बैच में IIT के कानपुर IIT का मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, फिर पिछले 1961 से लेकर 2021-22 तक अगर वक्फा देखें तो 60 साल में सिर्फ कानपुर IIT से ही 600 से ज़्यादा IAS निकले हैं। ये खबर थी अभी 3-4 दिन पहले ही मेरे नज़रों के सामने से गुजरी कि भाई 61 से ज़्यादा 600 से ज़्यादा, यानी कि हर साल 10-12 सिलेक्शन तो सिर्फ एक IIT देता है। 21 IIT है पूरे हिंदुस्तान में, और ना सिर्फ IIT से बच्चे निकलते हैं, IIM से भी पास आउट हुए बच्चे भी हो जाते हैं जो कि सिविल सर्विसेज को बीट करते हैं, UPSC में अच्छे रैंकिंग लेके आते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो एम्स से भी निकलते हैं और उसके बाद भी UPSC में अच्छा करते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को INIs में भेजेंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में या लीडरशिप में हमारा पार्टिसिपेशन लामोहला बढ़ेगा। एक 180 के बैच में अगर आप सिर्फ एक ऊपर का सीनियर बैच ले लीजिए और एक जूनियर बैच ले लीजिए तो 360 ऐसे नेटवर्किंग आपके पास हो जाते हैं जो कि क्लोज बैच माने जाते हैं। किसी भी आप सब भी स्टडी किया, आप सब ने भी, तो आपका जूनियर बैच और आपका सीनियर बैच ही बहुत ही क्लोज माना जाता है। तो अगर 180 का एक बैच है और तो इस तरीके से 360 और 520 लोगों का एक ग्रुप अगर आपका तैयार हो गया तो मुझे लगता नहीं कि आपको किसी भी दुनिया के खित्ते में, किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क में या हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे अपना जानने वाला कोई बहुत ही अच्छी पोस्ट पे या कहीं बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको नहीं मिलेगा और आपका कोई काम नहीं होगा। तो दिस इज़ द पावर ऑफ INIs। और जो भी यहाँ से लोग निकल के जाते हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो चाहे मल्टी लेवल मल्टी ब्रांड कंपनीज़ हों, बिग शॉट्स कंपनीज़ हों, मल्टीनेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब से, हमेशा टॉप पे ये लोग रहते हैं अपनी अपनी फील्ड में। तो उनकी इम्पोर्टेंस को आपको समझना होगा और किस तरीके से अपने लोगों का पार्टिसिपेशन हम बढ़ाएं, कैसे हम मुतवज्जो इस तरफ हो अपने बच्चों को करें, इसकी आजकल बहुत ज़रूरत है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज हार्डर।
हमेशा आपका पहला कदम ही थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर बाकी कदम अल्लाह आसान कर देता है। तो उम्मीद है कि पहले कदम की तरफ हम लोग बढ़ें। हो सकता है मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह बाकी की राह अल्लाह ताला आसान करेगा। तो इसी उम्मीद से और इसी ख्वाहिश के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।